आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 11 देखेंगे। पार्ट 10 तक का वीडियो आप लोग को बना दिया गया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज हम लोग पार्ट 10 में थोड़ा छूट गया था, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। एरिया वेक्टर की हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग 3D स्ट्रक्चर में किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है वो हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। 2D स्ट्रक्चर का तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिए थे ना, तो पार्ट 10 तक। तो पार्ट 11 में आज हम लोग 3D का स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा लाइटनेस बढ़ा देते हैं। हो गया, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3D के लिए अभी हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे 3D के लिए। तो मान लिया यहाँ पर एक 3D स्ट्रक्चर है ना, एक्सिस है एक्स वाई जेड, ये तीनों एक्सिस दिया हुआ है। और 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ एक क्यूब मान लेते हैं, यहाँ पर एक क्यूब लगा दिया गया है, ठीक है। तो हमेशा पहले याद रखना है कि जैसे एरिया वेक्टर की अगर हम 3D स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो मेरा जो 2D स्ट्रक्चर में था कि अंदर की तरफ भी था और बाहर की तरफ भी था, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखिए कैसे, जैसे ये था ना एक्स वाई जेड, और यहाँ पर एक रहता था क्या, मान लेते कोई ब्लॉक है, मतलब 2D स्ट्रक्चर है, वो कैसा है 2D। तो इसका जो मिलता था हम लोग को एरिया वेक्टर, तो वो इसके परपेंडिकुलर मिलता था, मतलब जेड की ओर। तो जेड पॉजिटिव भी रहता था और जेड क्या रहता था, नेगेटिव भी रहता था, मतलब अंदर की ओर भी रहता था और बाहर की ओर भी रहता था। इतना समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो यहाँ 3D स्ट्रक्चर में वैसा बात नहीं है। 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड रहता है, ठीक है, आउटवर्ड रहता है और साथ में नॉर्मल रहता है। एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड रहता है, साथ में नॉर्मल रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, देखिए क्यूब है। तो यहाँ पर जो ये क्यूब है इसमें एरिया वेक्टर, तो देखिए एरिया वेक्टर जैसे मान लेते इस सरफेस का निकालना है, ठीक है, मान लिया इस सरफेस का निकालना है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा, आउटवर्ड बाहर की ओर। इसका एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर। इसका एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा, नीचे की ओर। इसका एरिया वेक्टर फिर नीचे, ठीक है, सामने वाला, ठीक है। तो एरिया वेक्टर समझ गए हैं कि कोई भी 3D स्ट्रक्चर है तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, आउटवर्ड बाहर की ओर रहता है। ये बात समझ में आ गया? इसका एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ रहता है, बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं क्यूब है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप से यहाँ दिया है। अब इसका मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, मतलब इसके सारे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। तो फार्मूला तो हमको पार्ट 10 में बताए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, इसको फाई से डिनोट किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है ई, है ना, डॉट ए, है ना, ई डॉट ए, ये इसका फार्मूला है, ई ए कॉस थीटा। समझ में आया? तो देखते हैं, चलिए ठीक है, इसमें से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे देता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिया मैं कि 1 2 3 देख रहे हैं, तो ये सरफेस का नाम है, 1 2 3 4, ये सब सरफेस का नाम है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक फ्लो हो रहा है, देखिए किस डायरेक्शन की ओर दिखा दिया हमें, बोल सकते हैं लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन की ओर, है ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरह से, ठीक है, और एक क्यूब रख दिया गया है। तो सारे सरफेस से हमको फ्लक्स चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, है ना, कि फ्लक्स थ्रू ईच फेस 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस से हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। इसका पहले वाले फ्लक्स का मतलब पहले वाले सरफेस की बात करते हैं इससे। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, लेकिन इसका एरिया वेक्टर लेंगे, एरिया वेक्टर अंदर की ओर ले नहीं सकते हैं। अभी बताए थे कि 3D स्ट्रक्चर में आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेना पड़ता है, इसलिए इसको क्या लेंगे, हमेशा बाहर की ओर लेंगे। तो बताइए एरिया वेक्टर है लेफ्ट साइड में और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है राइट साइड में, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री। क्लियर हो गया ये बात? तो पहले सरफेस का जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, देखिए पहले सरफेस का वो क्या निकलेगा, ई ए कॉस थीटा। तो कॉस कितना है, 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो माइनस क्या हो जाएगा ई, और ए मतलब क्या हो गया, एरिया, एरिया इसका कितना होगा बताइए, ए स्क्वायर,
तो ए की जगह क्या हो गया, देखिए ए स्क्वायर है ना, ई की जगह ले ई नॉट रख दिए है ना, आई डायरेक्शन की ओर बढ़ा है ना, जैसे ऐसे बढ़ रहा है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आई डायरेक्शन की रख दिए तो ई नॉट। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा सरफेस है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये दूसरा सरफेस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है, ये ठीक है, एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर की ओर, बोले थे ना हमेशा आउटवर्ड, तो बाहर की ओर मतलब ऊपर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। बस यही देखना है कि एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, बाकी एरिया तो वही सेम रहेगा, ए स्क्वायर है ना, एरिया ई का, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या था, 0, तो इसका 0 हो गया। अब देखिए तीसरा सरफेस नीचे, तो इसमें भी 90 डिग्री बनेगा, एरिया वेक्टर नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो 90 डिग्री, तो ये भी 0, हाई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू थर्ड सरफेस इज 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ 0 हो गया। चौथा सरफेस से देखते हैं। अब देखिए चौथा से एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या जाएगा, एरिया वेक्टर जाएगा, जाएगा कि नहीं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसे, क्योंकि ये आउटवर्ड होगा, अभी बताए थे, देखिए आउटवर्ड हुआ है ना, समझ में आ गया है। ठीक है, तो चौथा सरफेस से क्या रहेगा, एरिया वेक्टर, तो कितना एंगल, 0 डिग्री है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है दोनों, तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ई और ए का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है ना, ई क्या हो जाएगा, ई नॉट ए स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए पांचवा सरफेस है, ठीक है, 1 2 3 4 देख लिया। एक देखिए फ्रंट का जो होता है ना सरफेस, वो हो गया 5 मान लीजिए, इसके जो पीछे बैक का होता है वो हो गया छठा, 6 सरफेस ही होता है। बार बार ये अजर इसको हटाना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए पांचवा सरफेस है, तो पांचवा देखिए फ्रंट का है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऐसे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, ऐसे, मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो देखिए पांचवा सरफेस से भी 0 मिल जाएगा, इसके बैक साइड से भी क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि 90 डिग्री cos 90 का वैल्यू 0। समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम इस प्रकार से 6 सरफेस से मतलब 6 सरफेस से हम यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल चुके हैं। इससे पता चला कि 4 सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे क्या मिला है, 0। 4 सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिला, 0। 2 सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला है ई नॉट ए स्क्वायर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर मान लेते हैं ये टोटल को प्लस कर दिया जाए, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, सोचिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होल क्यूब से, पूरे क्यूब से, तो क्या होगा 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 6 है ना, और ये भी 0 हो जाएगा टोटल, क्योंकि देखिए प्लस माइनस होकर के ये 0 हो जाएगा, बाकी सब तो 0 है ही, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग 3D स्ट्रक्चर में सारे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, फाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन की तरह इस तरह से और भी क्वेश्चन ले लेते हैं कि 3D स्ट्रक्चर से कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है। जैसे देखिए देखिए यहाँ पर भी क्या किए हैं, 3 कोऑर्डिनेट ले लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में ही है, 3 कोऑर्डिनेट ले लिए हैं। ये देखिए एक सिलेंडर रख दिए, क्या रख दिए, सिलेंडर। पता ही है सिलेंडर भी क्या होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है ना, 3D स्ट्रक्चर। अच्छा, और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बह रही है ना, किसके, आई के डायरेक्शन में, आई मतलब एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। इसका देखिए लिया हुआ है ई बराबर ई नॉट और आई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर में कितने कितने सरफेस हैं, तो एक ये गोल वाला हो गया, एक ये गोल वाला हो गया, एक कर्व सरफेस हो गया, 3 सरफेस मिला ना, समझ गए, एक ये गोल वाला, एक ये गोल वाला, और ये एक कर्व सरफेस। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि एक्स डायरेक्शन की ओर बढ़ा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे मान लेते ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, कर्व वाला तीसरा सरफेस मान लिया। तो पहला सरफेस जो माने हैं इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, लेफ्ट साइड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, राइट साइड, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए पहला सरफेस से
ई ए कॉस थीटा 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस ई नॉट ए क्या एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, ये सर्किल एक प्रकार का पाई आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर लिख दिया, तो माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर, ये पहले सरफेस से क्या निकल गया मेरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया, समझ में आ गया। दूसरा सरफेस से देखिए, दूसरा सरफेस सेम होगा लेकिन क्या है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, देखिए कैसे, यहाँ 180 डिग्री बन रहा था, यहाँ देखिए एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। देखिए दूसरे वाले है ना सरफेस से फ्लक्स कितना मिलेगा, ई नोट पाई आर स्क्वायर, समझ में आ गया। अगर हम चाहें तीसरा सरफेस निकालने के लिए, तीसरा सरफेस कौन है, कर्व सरफेस है ना, देखिए लिखा हुआ है फाई कर्व सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तो देखिए इसका एरिया वेक्टर कहाँ निकालेंगे, ऊपर की ओर, क्योंकि हमेशा क्या बताया था अभी आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो कर्व सरफेस अंदर तो नहीं जाएगा डायरेक्शन ना, कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर ही जाएगा, है ना, अंदर जाएगा नहीं, तो अंदर नहीं जाएगा ऊपर की ओर जाएगा, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, तो ये cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है 0, मतलब कर्व सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि कर्व सरफेस से कैसे निकालें हैं और दोनों सर्किल का कैसे निकालें, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमको टोटल चाहिए, टोटल है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए कि इस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो पता चला हमें 3 सरफेस था, कर्व सरफेस का तो एक 0 ही आ गया, चलो ठीक है। पहला में क्या आया माइनस ई नोट पाई आर स्क्वायर, दूसरा में क्या आया प्लस ई नोट पाई आर स्क्वायर, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए प्लस माइनस क्या होगा 0, मतलब कि टोटल अगर सरफेस का निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या 0, समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी तरह का ये एरिया वेक्टर एक 3D स्ट्रक्चर का देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखिए यहाँ भी क्या है, एक क्यूब रख दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, चाहे तो मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन था ना वही सेम क्वेश्चन, तो उसमें फिगर यहाँ सटा हुआ था, ये थोड़ा सा हटा हुआ है, बस यही अंतर है, बाकी सब सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम है, इसमें भी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है एक्स एक्सिस की ओर ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एक्स ई नोट एक्स आई है ना लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की ओर फ्लो कर रहा है। एरिया वेक्टर बताए थे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना, देखिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसा 6 बनेगा, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्वेश्चन आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इच सरफेस, प्रत्येक सरफेस से, तो देखिए प्रत्येक सरफेस यहाँ दिया हुआ है, यहाँ सब निकाला हुआ है, जैसे देखिए पहला सरफेस इसको मान के बात करते हैं, तो एरिया वेक्टर वही बाहर की ओर, इसके हो जाएगा कितना, ये एक्स एक्सिस की ओर, दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री, है ना, तो 180 डिग्री, तो देखिए 180 डिग्री का -1 होता है, तो माइनस ई नॉट ए क्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है हम लोग क्या लेंगे एरिया वेक्टर लेना, ओके सही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया गया है ई बराबर ई नोट एक्स, पोजिशन लेगा ना एक्स, है ना ई नोट एक्स, और एक्स भी क्या है ए के बराबर है, एक्स भी क्या है ए के बराबर है, तो ई का वैल्यू याद रखिएगा, ई नोट एक्स यहाँ माना गया है ना, क्लियर नहीं रहता माना गया है, तो ये जो ई नोट एक्स लिख दिया, एक्स का वैल्यू ए के बराबर है, तो ए मिलके ए स्क्वायर मिलके ए क्यूब बन गया, क्योंकि एक -1 था तो माइनस ई नोट और क्या बन गया ए क्यूब बन गया, ठीक है, माइनस ई नोट ए क्यूब बन गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरे सरफेस से फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला देखिए ये एरिया वेक्टर हो गया आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री, है ना, तो ये 90 डिग्री बन गया, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो दूसरे वाले से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा 0, ठीक है। तीसरे वाले से देखिए, तीसरा वाला भी यही सेम है, एरिया वेक्टर नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा तीसरे सरफेस से 0, ठीक है। चौथे सरफेस से क्या होगा, तो चौथे सरफेस से एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ई नोट ई बराबर जाने ई नोट एक्स होगा, एरिया बराबर ए स्क्वायर होगा, एक्स का वैल्यू ए होता है, ठीक है। चूँकि अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हम लिए हैं एक्स का वैल्यू, देखिए
यहाँ कौन सा सरफेस, चौथा सरफेस, चौथा सरफेस मतलब ये वाला सरफेस हम ले रहे हैं, ये वाला। तो ये वाला सरफेस, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, एक्स नहीं है, एक्स नहीं है। यहाँ से इसका ई वाला सरफेस का दूरी पता था, ये वाले सरफेस, सभी सरफेस का दूरी पता था, लेकिन इसका दूरी देखिए, इसका दूरी है ए प्लस ए बराबर कितना हो गया, बराबर हो जाएगा 2a। बात समझ में आया, बराबर कितना हो जाएगा 2a। तो देखिए यहाँ पर जो x की जगह लेना है वो क्या लेना है 2a। पोजीशन दिखाता है कि सरफेस है ना, सरफेस कितना दूरी पर है, बात समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ 2a लिया गया है। ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर तो हो जाएगा 2e0a³। समझ में आया। +5 और +6 का वैल्यू 0, वही उसी प्रकार से 90 डिग्री बनेगा, ऐसे 5 और ऐसे 6। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए टोटल अगर वैल्यू हम चाहते हैं निकालने के लिए, तो हमें क्या देखिए लगभग में सब 0 मिला है ना, 4 सरफेस से 0 मिला है, 2 सरफेस, एक में मिला -e0a³ और एक में मिला है 2e0a³। अगर दोनों को किया जाए तो हो जाएगा जी e0a³ है ना, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, तो e0a³। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टोटल क्लोज्ड सरफेस का कितना हो जाएगा e0a³। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगला पेज में चलते हैं। ठीक है, ये हो गया इंड है। देखिए इसमें भी सब एग्जाम्पल है एक प्रकार से, और क्वेश्चन आता है निकालने के लिए। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है डेरिवेशन के लिए, जिसका बताइए कि कैसे होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या इसमें क्वेश्चन क्या था पहले इस समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि एक यहाँ पर क्या माना है पता है, यहाँ पर एक स्फीयर माना गया। क्या माना गया, स्फीयर। तो स्फीयर भी पता है कि 3D स्ट्रक्चर होता है। ओके सही है, देखिए स्फीयर मान लिया गया है, यहाँ पर क्या मान लिया गया है, स्फीयर। सेंटर से इसका स्फीयर क्या रहेगा, r रेडियस दूर रहेगा है ना, सरफेस का दूरी। और किया क्या गया है कि इसके सेंटर पर एक चार्ज रख दिया गया। कितना चार्ज रखा गया, पॉजिटिव क्यू। देखिए लिखा हुआ है, इसके सेंटर पे क्या रख दिया है, चार्ज रख दिया गया है। तो इस चार्ज के कारण क्या होगा कि ये चार्ज क्या निकालेगा, सारे सरफेस से निकलेगा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चार्ज के कारण क्या होगा, सारे सरफेस से निकलेगा क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है कि नहीं। तो यही बता रहा है कि इसके पूरे ये जो सरफेस है इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। समझ में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो चार्ज है वो सरफेस से कितना दूर है, तो r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो एक पॉइंट चार्ज की तरह, ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। मान लेते हैं ये r पॉइंट पर एक, ये हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो निकल जाएगा KQ/r², पहले बताया हुआ है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि E बराबर क्या लिखा हुआ है, 1/5 × Q/r²। तो इसको इसका K बोलते हैं, तो KQ/r²। ठीक है, ठीक है। अगर हम एक बात करते हैं, जैसे हमें बताए थे हम कि 3D स्ट्रक्चर में एरिया वेक्टर जो होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर होता है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर होगा। यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर होगा। जिस सरफेस का ले, मान लेते इस सरफेस का ले, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर होगा, DA बोलेंगे। छोटा सा एरिया वेक्टर क्या बोलेंगे, DA। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम निकालते हैं पूरे सरफेस से, क्या निकालेंगे, इसका पूरे सरफेस से फ्लक्स। अब देखिए पूरे सरफेस का फ्लक्स पहले एक पॉइंट का निकाल लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन लगा के पूरे सरफेस का निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लेते हैं कि छोटा सा पॉइंट से निकालना है, पॉइंट के सरफेस जैसा टाइप का है ना, निकालना है फ्लक्स, तो उसको D5 मान लिया है ना, छोटा सा फ्लक्स D5, E.DA हो जाएगा। ओके सही में कितना डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है ना, पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी प्रकार से जा रहा है। ठीक है, तो cos 0 डिग्री वैल्यू कितना आ गया, EDA। क्या आ गया, EDA। तो D5 का वैल्यू कितना हो गया, EDA। D5 का वैल्यू कितना, EDA। मतलब इस सब में सेम आएगा, जितना भी पॉइंट्स है इस सारा में क्या आएगा, सारा में वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, जितना भी पॉइंट्स है। तो इसलिए देखिए डॉट 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 दिए हुए हैं, मतलब जितना भी सरफेस है। तो अगर पूरे D5 सब में पॉइंट से जोड़ेंगे तो टोटल क्या मिलेगा बताइए, 5 मिलेगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। ओके सही है, देखिए इंटीग्रेशन D5 करेंगे है ना, इंटीग्रेशन D5।
अब इंटीग्रेशन किए और ई क्या किएंगे, ई डी है, क्योंकि वैल्यू तो यही आया है, सभी को जोड़ना है, तो इसका जोड़ेंगे कैसे, इंटीग्रेशन लगा के। ई कांस्टेंट है, सभी जगहों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है ना, तो ई का वैल्यू बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन डी है। इंटीग्रेशन डी है मतलब सारे का एरिया को जोड़ देंगे, तो एरिया जोड़ाएगा तो एरिया कितना होता है स्फीयर का 4πr², तो एरिया भी कांस्टेंट है, तो देखिए इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या लिख दिया, डी ए, समझ में आया, ए लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसका फाई निकालना है, ई का वैल्यू क्या था, ई का वैल्यू था 1/4πe0 है ना, एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये लिखा गया। और एरिया का जगह क्या लिखा, 4πr², r² क्या हो गया, कट गया मेरे पास, ठीक है, r², 4π कट गया, क्या मिल गया मेरा, Q/ε0 है ना, क्या मिल गया मेरा, Q/ε0। मतलब क्या है कि जो 3D स्ट्रक्चर मेरा स्फीयर जो था उसमें टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा सारे सरफेस से, जो टोटल जोड़ करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, Q/ε0 आएगा। ऐसे हम आगे चल कर गॉस लॉ जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो गॉस लॉ में भी यही होता है कि Q/ε0 ही होता है। लेकिन देखिए फाई इंटीग्रेशन डी डॉट ई है, ये सब तो बताया हुआ है, तो समझ में आ गया होगा कि पूरे सरफेस से कितना मेरा मिला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, Q/ε0, ठीक है। देखिए लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस 3D है ना, 3D क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलता है, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, मतलब जितना अंदर का चार्ज है बाय एप्सिलॉन, इसी को बोलते हैं गॉस लॉ है ना, आगे चल के पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, इसी को पढ़ेंगे गॉस लॉ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक यहाँ पर ये बोर्ड में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे हम यहाँ डेरिवेशन करेंगे अभी, ठीक है। डेरिवेशन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा समझ लेंगे। देखिए डेरिवेशन देने के पहले जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है, उसका एक स्टेटमेंट यहाँ कुछ लाइन लिखना पड़ता है, क्या क्या आपने दिया है तो वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट जैसे जैसे अभी हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाना, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, सीट डेरिवेशन यहाँ हम कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। मान लो यहाँ पर एक क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे, मतलब ये डिस्क है, एक मान लेते हैं डिस्क है। देखिए क्वेश्चन लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ डिस्क है ना, ये एक डिस्क है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ डिस्क सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ डिस्क सरफेस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस x, मतलब कि एक ये क्या है, डिस्क है और यहाँ से एक क्या है, डिस्क एक x पॉइंट पर है ना, x दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, बस में है, एक डिस्क है और डिस्क के बाहर x पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है, क्या, Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि इस Q चार्ज के कारण इस Q चार्ज के कारण डिस्क में जो टोटल आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है इसलिए अच्छा से ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ डिस्क सरफेस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस x, है ना, एक डिस्क है, डिस्क के बाहर एक x पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज को रखा गया है और इसी पॉइंट चार्ज से इस डिस्क में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा टोटल वो आपको निकालना है, समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा डेरिवेशन इसका है, इसका देखिए अभी थोड़ा सा पार्ट है, इसका अगला पेज में इसका हम पार्ट दिए हैं, ठीक है, तो इसको धीरे धीरे समझेंगे। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखिए पहले से भी प्रूव कर रहे हैं, पूरे डिस्क का हमको चाहिए है ना, पूरे डिस्क से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ एलिमेंट्री लेंगे, जिसमें छोटा सा पार्ट का हम निकाल लेंगे फ्लक्स कितना हो रहा है, उसमें इंटीग्रेशन लगा के पूरे सरफेस से निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो बताइए कि एक एलिमेंट्री रिंग क्या इसका है, मतलब कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ये रिंग से बना हुआ है, बहुत सारा जब रिंग मिलेगा तो एक डिस्क बन जाएगा, है कि नहीं, बहुत सारा जब रिंग मिलेगा तो एक डिस्क बन जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम एलिमेंटल रिंग, है ना, एलिमेंटल रिंग। तो यहाँ देखिए छोटा सा रिंग ले लिया, ओके सही है, छोटा सा यहाँ पर रिंग निकाल लिया।
अब मान लेते हैं कि इस रिंग का जो दूरी है वो आर है ना, और इसका सेंटर से डिस्क का दूरी है कैपिटल आर है, ठीक है। अब इस रिंग का छोटा सा पार्ट है ना, छोटा सा पार्ट हम यहाँ पर ले लिए हैं, छोटा सा पार्ट, इस रिंग का छोटा सा पार्ट ले लिए हैं। अब पता किया कि पॉइंट चार्ज से इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलता है इस छोटे से पॉइंट पर। तो पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आएगा वो बाहर की ओर आएगा, ई, समझ में आया। और एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे आउटवर्ड, बाहर की ओर, है ना, ऐसे ही आता है, परपेंडिकुलर आता है। इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, अल्फा बन रहा है ना। बात समझ, देखिए फिगर देख लीजिए अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, एंगल कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, ठीक है। छोटा सा पार्ट का हम सिर्फ देख रहे हैं अभी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर हम इंटीग्रेशन लगा के जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकलता है। छोटे से पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखेंगे बताइए, d5, ओके। वैल्यू क्या होता है d5 का, ई डॉट डी है ना, ई डॉट डी ए, और डॉट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह अल्फा, तो ई डॉट कॉस अल्फा, ओके सही है। ई का वैल्यू क्या होगा, तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ आर स्क्वायर क्या लेंगे, चार्ज से पॉइंट की दूरी, चार्ज से पॉइंट की दूरी, ठीक है। अब चार्ज से पॉइंट की दूरी कितनी है, तो देखिए ये कितना है, आर है, ये क्या है, एक्स है। पाइथागोरस, पाइथागोरस मैथ का क्या निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बोलिए लिखेंगे कि नहीं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर लिखा के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना, तो रूट, देखिए यहाँ पर लिखे थे, रूट का वैल्यू यहाँ पर लिख दिए थे, के का वैल्यू क्या हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट है ना, के का वैल्यू क्या आया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू का तो क्यू ए रहेगा, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, और मेरे आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ गया इतना। अब देखिए यहाँ एरिया की बात करते हैं, डी ए, कॉस अल्फा की भी बात करेंगे, सबका अलग अलग वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए डी ए के लिए यहाँ पर छोटा सा हम बताए हैं, देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कितना आएगा, 1/4 क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आएगा। और यहाँ डी ए का वैल्यू बताएं, जैसे देखिए एरिया कैसे निकालते हैं, कोई भी पेरीमीटर में अगर हाइट से इंटू कर दिया जाए, किसी भी पेरीमीटर में, मतलब सरकमफ्रेंस है, सर्किल का सरकमफ्रेंस है, और इसका हाइट से इंटू कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं एरिया, ठीक है, बताइए। तो देखिए इसका पेरीमीटर क्या मिलेगा, 2πr, और 2πr, इसकी चौड़ाई क्या है, डी आर, छोटा सा मान लेते चौड़ाई, छोटा सा चौड़ाई कितना है, डी आर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2πr और डी आर, तो इसका एरिया निकल जाएगा कितना, डी ए का वैल्यू क्या, 2πr, डी ए की जगह लिख दें क्या, देखिए 2πr डी आर, समझ में आ गया। कॉस अल्फा यहाँ निकालेंगे, अल्फा की जगह कॉस अल्फा का वैल्यू है ना, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर क्या होता है बताइए, क्या होता है, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस है एक्स, हाइपोटेनस कितना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिख दिए कॉस अल्फा का वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 को यहाँ से 2 से 2 बार में काट दिया गया, देख लीजिए कटा हुआ है, पाई को पाई से कट गया है, वैल्यू का आया, क्यू आया, 2 एप्सिलॉन नॉट आया, ये आया, साथ ही आर डी आर आया, ठीक है, एक्स एक्स आर डी आर, और फिर आया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, देखिए यहाँ 1 था, ये कितना हो गया 1/2, दोनों को जोड़ देंगे ना, बेस सेम है तो 3/2 हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब छोटा सा यहाँ पर पार्ट लिए हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, d5 बराबर ये आया है ना, छोटा सा पार्ट का। अगर हमको मान लेते हैं हमको पूरा का चाहिए, तो पूरा का चाहिए तो हमको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, तो देखिए पूरा का चाहिए मतलब पूरा मान लेते हैं 5 है, तो d5 मतलब क्या लगा दिए, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, ई डॉट डी है ना, इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, ई डॉट डी है, और इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए का वैल्यू क्या है, तो ये पूरा लिखेंगे, q/2 एप्सिलॉन नॉट एक्स आर डी आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल 3/2, और इसका अगला पेज में इसका डेरिवेशन अच्छी तरह से दिया हुआ है, इस समझ में आ गया है पूरा। अगला में इसका एक्स दिया हुआ है,
देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए लिखे क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर निकाल क्योंकि कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन आर डी आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल 3/2। तो देखिए लिखे हुए इंटीग्रेशन आर डी आर बाई एक्स स्क्वायर का होल 3/2। इस समझ में आ गया कहाँ से है? ठीक, इसी का डेरिवेशन करेंगे। क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिए हैं, ठीक है, ज़्यादा समय हो गया। इंटीग्रेशन, है ना, आर डी आर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं भाई? तो हम चेंज करते हैं क्या कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को देखिए यहाँ पर हम मान लिया कि आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर टी स्क्वायर, लेट मान लिया कि आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर वैल्यू टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। इसका 2r dr आएगा, इसका 2t dt आएगा, 2 से 2 कट गया। तो आर डी आर की जगह क्या लिखेंगे? टी डी टी लिख सकते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ आर डी आर की जगह टी डी टी, समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर। तो देखिए टी स्क्वायर लिखे हैं, इसमें से 3/2 टी स्क्वायर लिखे हैं इंटू 3/2, है ना। तो इससे क्या हो गया? 2 से 2 कट गया, टी क्यूब बचा, टी क्यूब बचा। और टी क्यूब में भी क्या हुआ कि ये ऊपर का एक टी इससे कट गया तो कितना बचा? 2 बचा, है ना। तो टी2 जो है ऊपर जाएगा तो क्या बचा? t-2 और dt, है ना, ये ना आएगा इंटीग्रेशन t-2 और dt। क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए? इंटीग्रेशन t-2 का वैल्यू और dt का वैल्यू। इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो ऐसा था -2 और +1 और बाय -2 + 1, इस तरह से पढ़े होंगे, ठीक है, आता होगा। तो इसका इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/t, ठीक है। तो 5 बराबर मेरा आ गया क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट -1/t। टी की जगह क्या लेंगे? √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए रख दिए हैं, है ना। और रेंज क्या लेंगे? तो 0 से r, है ना। रेंज क्या ले लेंगे? लोएस्ट 0, हाईएस्ट r, रेडियस तक जाएगा, ठीक है। सब सॉल्व करेंगे, सब मैथ का प्रॉब्लम है, सब सॉल्व करेंगे। क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट -1/r करेंगे, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस हो जाएगा 1/x, ठीक है, क्योंकि एक 0 लेना है तो 0 ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, पूरा मैथ है, यहाँ से पूरा मैथ। तो इस तरह से क्या वैल्यू हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिए, ठीक है। और x जो है अंदर से मतलब अंदर जाके इंटू हो जाएगा, x कट गया 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिख दिया, -4 x बाय एक्स, मतलब ये टोटल वैल्यू आ गया मेरा कि इस डिस्क से बाहर की ओर x दूरी पर क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, उसका वैल्यू क्या होगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। देखिए एक लास्ट रिजल्ट बता देते हैं, ऐसे इसको हम लोग प्रूव आगे चल कर करेंगे, लेकिन रिजल्ट ये है। जैसे अभी हम पढ़े क्या कि डिस्क के कारण एक x दूरी पर क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल, ओके सही। देखिए यहाँ पर एक क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए क्या है, ये कोन है, ये भी 3D स्ट्रक्चर है, कोन है। इस कोन का जो यहाँ पर पॉइंट है, यहीं पर एक चार्ज रख दिया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। ऐसे तो ये चारों ओर घूमेगा, है ना, चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन हम लोग कौन सा लेना है? हम लोग को सिर्फ इसका ये वाला पार्ट का लेना है, इतना ही वॉल्यूम मिल जाएगा, मतलब शेप में है जो इतना ही से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, हम लोग को निकालना है कि नहीं, समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं। तो इतना से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा, ये सिर्फ लिखा हुआ है, ऐसे डेरिवेशन आगे करेंगे, है ना। तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, ओके।
और ठीक है, और डिस्क के कारण तो बता ही दिए, अभी हम मतलब प्रूफ करके बता ही दिए कि डिस्क के कारण क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रिक फ्लैश डिस्क क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ गया। थोड़ा लंबा वीडियो हम लोग का आज हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर अलग अलग गॉस लॉ से कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा हम ज़्यादा उसके ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, ओके। तो ठीक है, ये टॉपिक आप लिख लीजिए।